नमस्कार, स्वागत है आपका विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रीट प्री 2025 के लिए 30 डेज लक्ष्य भेदी एमसीक्यू बैच के अंदर रीट लेवल 2 के विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आज की क्लास हमारी एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्नों की क्लास है और इसमें आज का टॉपिक हमारा रहेगा पौधे के प्रकार और उसके विभिन्न भाग। पौधे कितने प्रकार के होते हैं, एनसीईआरटी के आधार पर इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का समावेश इस क्लास में किया गया है। आपको बस इस क्लास को पूरी शिद्दत के साथ लास्ट तक देखना है और अपनी तैयारी के अनुसार बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। एक भी प्रश्न हमने नहीं छोड़ा है। जिस प्रकार से जैसे प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया गया है। इनसे बाहर कुछ नहीं। परीक्षा से पहले आप इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा और ये प्रश्न आपको, इन्हीं प्रश्नों पर आधारित प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अंडाशय में पाई जाने वाली छोटी छोटी गोल संरचनाएं क्या कहलाती हैं। आपने पुष्पों के अंदर भागों की बात करें तो पुष्पों के जो भाग होते हैं पुष्प के, उसके अंदर ये भाग देखने को मिलते हैं। स्त्री केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर के अंदर आपके ये संरचनाएं देखने को मिलती हैं। तो इसकी अगर बात करें, बीजांड, वर्तिका, बाह्यदल, वर्तिका और वर्तिकाग्र, यहाँ पर सारे ही ऑप्शन। यहाँ पर आपने अगर स्त्री केसर की बात करें तो इस प्रकार की संरचना आपने देखी होगी। इस प्रकार की संरचना होती है। इसमें ये सबसे आगे का भाग है, ये आपका क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। और ये जो बीच का भाग है ये वर्तिका कहलाती है। और ये नीचे का जो फूला हुआ भाग है ये आपका क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। ये पुष्प के भाग होते हैं, स्त्री केसर के भाग। अब स्त्री केसर, ये पूरे तीनों को मिलाकर स्त्री केसर, और इसके अंदर ऐसे संरचनाएं पाई जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बिंदु नुमा संरचनाएं। और इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, बीजांड कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडाशय के अंदर बीजांड कहाँ पाया जाता है, अंडाशय में पाया जाता है। इससे दो प्रकार के प्रश्न कवर हो गए। छोटी छोटी संरचनाएं बीजांड कहलाती है और पूछ ले कि बीजांड कहाँ पाया जाता है, अंडाशय में पाया जाता है। किस कौन सा ये भाग है, किसका भाग है, तो ये वर्तिका स्त्री केसर का भाग है। और आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। यदि किसी पादप की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्तियों में सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा। तो एनसीईआरटी आरबीएससी कोई सी भी बात करें, इसमें दो प्रकार की जड़ों और दो प्रकार के सिरा विन्यास की बात की गई है। अगर जड़ों की हम बात करें तो जड़ें आपके दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मूसला जड़ और एक होती है आपके रेशेदार जड़। कौन सी रेशेदार, पिछली क्लास में भी हमने इसके बारे में खूब बात की है। रेशेदार को कहते हैं झकड़ा जड़, इसी को कहते हैं अपस्थानिक जड़। तो मूसला जड़ जिसमें होती है उसमें कौन सा सिरा विन्यास पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है जालिकावत। जालिकावत या जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। रेशेदार या जकड़ा के अंदर कौन सा सिरा विन्यास पाया जाता है, समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। ये समांतर सिरा विन्यास किस में पाया जाता है, घास के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिलता है, केले के अंदर ये देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जालिका रूपी सिरा विन्यास, देखो रेशेदार जड़ की बात कर रहा है तो क्या यह जालिका रूपी हो सकता, नहीं हो सकता। समांतर सिरा विन्यास होगा क्या, बिल्कुल। टेढ़ा मेढ़ा सिरा विन्यास, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, समांतर सिरा विन्यास यहाँ पर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। कौन सा प्रश्न यहाँ पर आपका करेक्ट होता है, कौन से में दिक्कत आती है। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, असत्य कथन बताना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में संपन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश संश्लेषण हेतु जल, ऑक्सीजन तथा सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में जल, ग्लूकोज तथा CO2 का निर्माण होता है। कथन बी व सी दोनों, कौन से कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, तो हम कल बात कर रहे थे कि O2 है वो तो उप उत्पाद या सह उत्पाद के रूप में बनती है। उप उत्पाद के रूप में जल से ये निर्माण होता है। तो ये आवश्यकता इसकी कहाँ होती है, इसके लिए आवश्यकता होती नहीं है। किसकी आवश्यकता होती है, CO2 की आवश्यकता होती है और O2 का निर्माण होता है। तो उत्पाद के रूप में जल, ग्लूकोज और CO2 बनता है क्या, नहीं, CO2 नहीं। उत्पाद में O2 आती है और यहाँ पर संश्लेषण के दौरान किसकी आवश्यकता होती है, CO2 की आवश्यकता होती है। दोनों कथन में उल्टा दिया गया है। बाकी सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर O2 की आवश्यकता नहीं होती है, CO2 की आवश्यकता होती है और O2 का उत्पाद के रूप में निर्माण होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें
तो बी और सी दोनों ही कथन क्या है, असत्य है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस क्रमशः उपयोग की जाती है और किसका उत्सर्जन होता है। तो कौन सी गैस उपयोग आती है, तो अभी हमने बात किया किसकी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। और उत्पाद के रूप में उत्सर्जन किसका होता है, O2 का उत्सर्जन होता है। तो CO2 का उपयोग होता है, O2 का उत्सर्जन होता है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, यहां पर देखिए थोड़ा प्रश्न बड़ा है, ध्यान से देखिएगा इसको। पत्ती में उपस्थित मंड या कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का परीक्षण के चरण सही क्रम में व्यवस्थित करने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखेंगे। परख नली में एक पत्ती रखेंगे तथा उसमें स्प्रिट डालेंगे जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। परख नली को जल से निकालकर पत्ती बाहर निकालकर जल से भली भांति धोएंगे। ठीक है, धोने के बाद इस पे क्या करेंगे, धोने के बाद पत्ती को प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन डालेंगे। तो सबसे पहले इसके बाद में कौन सा आएगा, ये आपके तीसरा है। तीसरे के बाद में आएगा छठा। पत्ती का रंग बैंगनी हो जाता है तो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। छठे के बाद आएगा पांचवा, तीसरा छठा पांचवा। तो तीसरा छठा पांचवा इससे ऑप्शन में दिख रहा है, तीसरा छठा पांचवा ये दिख रहा है आपको। अब देखो सबसे पहले क्या दूसरा ऑप्शन होगा कि परख नली में एक पत्ती रखेंगे, उसमें स्पिरिट डालेंगे, पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रही। तो ये फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा। फिर है फर्स्ट वाला, परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद चौथा ऑप्शन, बीकर को तब तक गर्म करेंगे जब तक पत्ती का हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता, यानी कि क्लोरोफिल बाहर निकल जाए तब तक। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद थर्ड और थर्ड के बाद सिक्स और फिफ्थ। तो इस प्रकार आप कोई से भी ऑप्शन, आपको दो तीन ऑप्शन पता चल जाए तो उससे आप इसका आइडिया निकाल सकते हो। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया क्रम वाइज आपको पता होनी चाहिए, ऐसे प्रश्न आपके सीटेड वगैरह में पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, असंगत को पहचानिए। असंगत की पहचान करनी है। यहाँ पर पर्णवृंत, ये क्या होता है, पत्ती का वह भाग जो जड़ से जुड़ा होता है। पत्ती का वह भाग जो जड़ से जुड़ा होता है। क्या पर्णवृंत जड़ से जुड़ा होता है, बिल्कुल नहीं। पर्णवृंत किससे जुड़ता है, तने से जुड़ता है। जिस भाग के द्वारा तने से पत्ती जुड़ी रहती है उसी पर्णवृंत कहते हैं। फलक की बात करें तो पत्ती का हरा चपटा भाग होता है, बिल्कुल सही है। सिरा की बात करें तो पत्ती की मुख्य सिरा होती है, मध्य सिरा पत्ती के बीच में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन आपका उत्तर होगा, जो कि सही नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, जड़ का खाद्य पदार्थ के रूप में रूपांतरण है। ऐसे कौन कौन से हैं जो जड़ के रूपांतरण है खाद्य पदार्थों के रूप में। प्याज, लहसुन, चुकंदर, गाजर, शकरकंद, अदरक, आलू, सलजम, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल ये सारे के सारे है वो खाद्य पदार्थ के रूप में रूपांतरण है, जड़ के रूपांतरण है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आलू होता है वो भूमिगत तना होता है, ध्यान रखना उसको। यहां पर उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। किसमें देखा, कब देखा जा सकता है, कौन सी स्थिति में। पुष्प के आंतरिक भाग देखना है पुंकेसर, स्त्री के सिर, तो किस स्थिति में देख सकते हैं। बंद पंखुड़ी में, कली अवस्था में, खिले हुए पुष्प में, उपयुक्त सभी में। कौन सी अवस्था में देखा जा सकता है, तो बिल्कुल यहां पर अगर बात करें तो कौन सी अवस्था होगी, बताइए देखें। तो बिल्कुल खिले हुए पुष्प की अवस्था में, खिला हुआ पुष्प होगा उस समय इसको हम आसानी से देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, संयुक्त पंखुड़ियों में युक्त पुष्प हैं। संयुक्त पंखुड़ियां युक्त पुष्प कौन सा है, बताइए। संयुक्त पंखुड़ियां वाला, कनेर, धतूरा, उपयुक्त दोनों, कमल व सरसों। तो कौन सा पुष्प है जो संयुक्त पंखुड़ियां युक्त पुष्प है, तो बिल्कुल कनेर और धतूरा, इनमें संयुक्त पंखुड़ियां पाई जाती हैं, उपयुक्त दोनों, बिल्कुल करेक्ट होगा सी ऑप्शन। कमल और सरसों में खुली हुई पंखुड़ियां पाई जाती है। अगला प्रश्न देखो, तने में जल व भोजन का संवहन क्रम से होता है। तो देखो इसके लिए दो उत्तक पाए जाते हैं, जल के उत्तक, जल के संवहन के लिए और
खाद्य पदार्थों के सेवन के लिए, दोनों के लिए अलग अलग उत्तक पाए जाते हैं पादपों में। जल के सेवन के लिए जो उत्तक पाए जाते हैं उसको जाइलम कहा जाता है, और खाद्य पदार्थों के सेवन के लिए कौन सा उत्तक पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम के अंदर क्या पाई जाती हैं, वाहिकाएं पाई जाती हैं, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं पाई जाती हैं, और इसके अंदर क्या पाई जाती हैं, चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी नलिकाएं, चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। तो ये खाद्य पदार्थों का परिवहन करते हैं। जल का परिवहन ऊपर की ओर होता है, क्योंकि जल का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है और जड़ों से ये ऊपर की ओर बढ़ता है, जबकि खाद्य का परिवहन है वो नीचे की ओर भी होता है, क्योंकि पत्तियां ऊपर होती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जड़ों की तरफ भी तो भोजन जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि तने के अंदर पूछ रहा है, तने के अंदर जल का परिवहन तो ऊपर की ओर ही होगा, जबकि भोजन का परिवहन तने में नीचे की ओर भी होगा। अब पूछ रहा है कि जल नीचे की ओर, जल नीचे की ओर नहीं जा सकता, भोजन नीचे की ओर जा सकता है, कोई मना नहीं है, नीचे की ओर भी जा सकता है, ऊपर की तरफ भी जा सकता है, लेकिन जल का परिवहन दोनों तरफ नहीं होता, ऊपर की ओर ही होता है। तो जल का परिवहन ऊपर की ओर, तो भोजन का परिवहन नीचे की ओर, ऐसा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। हालांकि भोजन का परिवहन दोनों तरफ हो सकता है। तो ए ऑप्शन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, वह जड़ जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें पाई जाती हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जड़ें, रेशेदार जड़ें, इसमें सभी जड़ें समान होती हैं, सभी जड़ें एक समान होती हैं, इसमें प्राथमिक द्वितीयक का कुछ नहीं होता है, सभी रेशेदार होती हैं, इसमें कोई भाग नहीं होता। अपस्थानिक जड़ें यही होती हैं, अपस्थानिक जड़ें भी, और जकड़ा जड़ें भी यही होती हैं। अब बची कौन सी है, मूसला जड़। तो मूसला जड़ में आगे जैसे जैसे विभाजित होती रहती हैं उनको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, आम, बरगद, पीपल आदि में किस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है। आम में, बरगद में, पीपल में आदि में किस प्रकार का सिरा विन्यास। तो सिरा विन्यास के लिए हम क्या देखते हैं, जड़ों का प्रकार देख सकते हैं। तो आम में, पीपल में, बरगद में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, मूसला मूल पाई जाती हैं, और मूसला मूल पाई जाएगी तो कौन सा सिरा विन्यास होगा, जालिकावत या जालिका रूपी, जालिकावत या जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाएगा। क्योंकि जो समांतर सिरा विन्यास है वो रेशेदार जड़ों के अंदर ही पाया जाता है, जिनकी जड़ें रेशेदार या जकड़ा होती है उनमें समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर समांतर, चक्रीय, जालिकावत ऑप्शन दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि मूसला मूल पाई जाती है और मूसला मूल के कारण यहाँ पर कौन सा होगा, जालिकावत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी पादप को पॉलीथीन से ढक दिया जाए तो कुछ घंटों बाद पॉलीथीन में पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन में दिखाई देने लगा। देखो, मान लीजिए ये कोई पादप था और इस पादप की कोई एक पत्ती थी, हमने इस पत्ती के ऊपर पॉलीथीन बांध दिया। पत्ती के ऊपर क्या बांध दिया, ये पत्ती है और इस पत्ती के ऊपर हमने पॉलीथीन बांध दिया ऐसे। यहाँ से पॉलीथीन का कलर कोई और ले लेते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं। यहाँ से हमने ऐसे इसके ऊपर पॉलीथीन बांध। अब क्या होता है कि जब पादप में वाष्पोत्सर्जन होगा तो इससे जल निकलेगा पत्ती से, पत्ती के जो रंध्र हैं वहां से जल का वाष्पोत्सर्जन होगा। तो ये क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण के द्वारा जल है वो इस पॉलीथीन के ऊपर जाएगा, और वाष्पीकरण के बाद में क्या होगा, ये जल है बाहर तो चला नहीं जाता क्योंकि पॉलीथीन है, ये ऐसे पॉलीथीन पर बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाता है ऐसे चारों तरफ। तो ये बूंदे हैं, ये वाष्पीकरण के द्वारा भाप बना और भाप से वापस जल की बूंदें बन गई। तो ये जल की बूंदें क्यों बनी, जल की बूंदें कैसे बनी, तो वाष्पीकरण के बाद में कौन सी प्रक्रिया हुई, यहाँ पर हुआ संघनन। कौन सी प्रक्रिया, संघनन हुआ, और संघनन के कारण क्या बन गई, जल की बूंदें बन गई। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, ना कि वाष्पीकरण। संघनन से वाष्प से वापस जल बनता है, ये आपको पता होगा, तो संघनन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर।
खरपतवार होते हैं। अब देखो खरपतवार अवांछित पौधे होते हैं, हमने बात की। झाड़ी होते हैं, शाख होते हैं, वृक्ष होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं, क्या होते हैं? तो झाड़ी की क्या विशेषता होती है? कठोर और भूरा तना होता है और इनकी मध्यम ऊंचाई होती है। ऊंचाई कैसी होती है? मध्यम होती है। शाख की क्या विशेषता होती है? कोमल व हरा तना होता है और कम ऊंचाई होती है इनकी, ये इसकी विशेषता होती है। वृक्षों की, बड़े पेड़ों की क्या होती है? कठोर और छाल युक्त तना होता है, छाल युक्त तना, और अधिक ऊंचाई होती है इनकी। इनकी ऊंचाई कैसी होती है? अधिक होती है। तो यहाँ पर देखो खरपतवार तो छोटे छोटे होते हैं, जिनका तना भी हरा होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा, शाक होते हैं। खरपतवार क्या होते हैं? शाक। अगला प्रश्न देखो, कली का प्रमुख भाग होता है। कली का प्रमुख भाग क्या होता है, बताइए। कली का प्रमुख भाग कौन सा होता है? तो कली का प्रमुख भाग कौन सा होता है? बाह्य दल, पुंकेसर, पंखुड़ियां, स्त्री केसर, कौन सा होता है? तो कली का प्रमुख भाग कौन सा होता है, बताइए फटाफट से। कली का प्रमुख भाग होता है आपके पंखुड़ियां। कौन सा होता है? पंखुड़ियां। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, पुष्प के किस भाग में अंडाशय पाया जाता है? पुष्प के किस भाग के अंदर अंडाशय पाया जाता है? पहले प्रश्न से संबंधित प्रश्न है फिर से। क्या पंखुड़ियों में पाया जाता है? परागकोश में, स्त्री केसर में, बाह्य दल में? तो आइए, आपको पता है कि अंडाशय एक मादा जननांग है। मादा जननांग है और मादा जननांग किस में पाया जाता है? स्त्री केसर के अंदर पाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, शाक के लक्षण है हरा व कोमल तना, सामान्यतः कम ऊंचाई, उपयुक्त दोनों, तना मोटा व कठोर, कौन सा होता है? तो यहाँ पर शाक का तना आपके कोमल होता है, हरा होता है, कम ऊंचाई होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, टेपियो का किसका रूपांतरण है? टेपियो का किसका रूपांतरण है, आप ये बताइए जरा। टेपियो का है, वो किसका रूपांतरण है? बताइए देखें, टेपियो का किसका रूपांतरण है? बताइए जल्दी से, 2 मिनट का समय है आपके पास, बताइए देखें। तो ये आपके किसका होता है? तने का, पत्ती का, फूल का, जड़ का? तो ये आपके जड़ का रूपांतरण होता है। टेपियो का किसका रूपांतरण होता है? जड़ का रूपांतरण होता है। इस प्रकार कुछ और भी होते हैं, जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम, ये सारे के सारे क्या है? जड़ों के ही रूपांतरण होते हैं। तो ये टेपियो का भी जड़ जड़ का ही रूपांतरण होता है। डी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको इंपॉर्टेंट करके ध्यान में रखिएगा, टेपियो का। निम्न में असंगत है, असंगत आपको बताना है। इसके अंदर आपके एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, इसमें कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, ये आपको बताना है। तो एक बीजपत्री के अंदर अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। द्विबीजपत्री के अंदर मूसला जड़ पाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। जालिका रूपी शिराविन्यास किसमें पाया जाता है? घास, केला, गेहूं, और झाड़ी क्या है? गुलाब। गुलाब का पौधा झाड़ी की कैटेगरी में आता है क्या? तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखो, जालिका रूपी शिराविन्यास किसमें पाया जाता है? जिसमें आपके मूसला मूल होती है। कौन सी मूल होती है? मूसला जड़ें पाई जाती हैं, उसमें जालिकावत होता है। लेकिन घास में, केले में और गेहूं में तो कौन सी जड़ें होती हैं? आपकी रेशेदार होती हैं। जड़ें कौन सी होती हैं? रेशेदार। तो रेशेदार जड़ों के अंदर आपके जाली का शिराविन्यास नहीं पाया जा सकता। इसमें कौन सा पाया जाता है? समांतर पाया जाता है। तो समांतर पाया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? असंगत हो गया। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, असंगत है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, झाड़ी के लक्षण हैं। अगला प्रश्न देखो, झाड़ी के लक्षण हैं। झाड़ी के लक्षण कौन कौन से हैं? शाखा रहित कोमल तना, शाखा तने के आधार के समीप कोमल तना, तो कोमल तना होता ही नहीं है इनमें। शाखा सहित कोमल तना होता नहीं है। शाखाएं तने के आधार के समीप कठोर तना, बिल्कुल यही ऑप्शन होगा, क्योंकि झाड़ियों के अंदर कैसा तना पाया जाता है? कठोर तना पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तने के आधार के समीप शाखाएं निकलती हैं और कठोर तना इसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर, स्त्री केसर का भाग नहीं है। स्त्री केसर का भाग नहीं है। परागकण, परागकोश, पुतंतु, उपयुक्त सभी। तो स्त्री केसर की बात करें तो स्त्री केसर के भाग मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर सुन लीजिए। कौन सा होता है? वर्तिकाग्र होता है, और उसके बाद वर्तिका होती है। वर्तिका के बाद आपके अंडाशय होता है, और अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। ये सारे के सारे स्त्री केसर के भाग होते हैं। जबकि ये जो ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, ये सब किसके भाग हैं? ये पुंकेसर के भाग हैं, जो कि आपके नर जनन अंग होता है। नर जनन अंग होता है पुष्पों के अंदर। परागकण है, ये जो है परागकोश के अंदर स्थित होते हैं। आपको ध्यान में रखना, ये नर युग्मक कहलाते हैं। परागकण क्या है? नर युग्मक होते हैं। तो उपयुक्त तो सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीजों के अंकुरण के समय पौधे का वह भाग जो प्रांकुर से विकसित होता है। अंकुरण होता है तो एक प्रांकुर बनता है और एक मूलांकुर बनता है। क्या बनता है? प्रांकुर और मूलांकुर। मूलांकुर से किसका विकास होता है? मूल का विकास होता है, यानी कि जड़ का विकास होता है। और प्रांकुर से किसका विकास होता है? तना का विकास होता है। तो यहाँ पर किसका विकास होगा? तने का। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, लताओं के उदाहरण है। लताएं कौन सी है? गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी। तो गुलाब, गेंदा, ये सूरजमुखी, ये लताओं के उदाहरण नहीं है। मनी प्लांट, सेम, लौकी, अंगूर, करेला, ये क्या होते हैं? लताएं होती हैं, बेल होती है, लता या बेल होती है। कनेर, नींबू, खेजड़ी, बरगद, आम, नीम, ये सारे पौधे पेड़ हैं, जबकि ये क्या है? आपके लताएं पाई जाती हैं। मनी प्लांट, सेम, लौकी, अंगूर, करेला, ये लताएं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन पुष्प नहीं बल्कि पुष्पों के गुच्छे के रूप में होते हैं? पुष्प नहीं है, पुष्पों का गुच्छा होता है। गुलाब, सदाबहार, गेंदा, सूरजमुखी, मोगरा। तो इनमें से पुष्प नहीं होते, जबकि पुष्पों का गुच्छा होता है। ऐसे कौन से हैं? तो ये आपके होते हैं गेंदा और सूरजमुखी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसमें प्रोप रूट पाई जाती है? प्रोप रूट किसमें पाई जाती है? प्रोप रूट इसमें पाई जाती है, बताइए। पीपल, आम, बरगद, मक्का। तो प्रोप रूट मक्का में पाई जाती है। बरगद के अंदर प्रोप रूट और कौन सी पाई जाती हैं? वायवीय जड़ें या एरियल रूट भी पाई जाती हैं। दोनों ही पाई जाती हैं बरगद के अंदर। मक्का के अंदर प्रोप रूट पाई जाती है। इसमें जड़ें मिट्टी से बाहर होती हैं। मिट्टी से बाहर किसमें होती हैं? बरगद के अंदर होती हैं। जड़ें हैं वो मिट्टी से बाहर दिखाई देती हैं बरगद के अंदर, देखा होगा आपने। फिर है असत्य कथन, हम पौधों का वह भाग खा सकते हैं जिनमें भोजन संचित होते हैं। बिल्कुल सही है। मेहंदी का पौधा झाड़ी का उदाहरण है। ग्लूकोज का निर्माण तनों में होता है। पौधों का स्तरक जड़ों को कहा जाता है, ये सही है। ग्लूकोज का निर्माण तनों में नहीं होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? पत्तियों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, स्त्री केसर के भागों का सही समूह है। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय पाया जाता है। परागकोश, पुतंतु नहीं पाया जाता। पुतंतु, वर्तिकाग्र, अंडाशय, ये पुतंतु नहीं पाया जाता। इसमें ये दोनों नहीं है और इसमें ये नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से तने का भाग नहीं है। फल तथा फूल, जड़, पत्तियां, शाखाएं। तो जड़ है वो तने का भाग नहीं है।
जड़ अपने आप में स्वतंत्र है, ये पौधे का वह भाग है जो जमीन के अंदर दबा हुआ रहता है। तो जड़ इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी इसी को माना है। अगला देखो, पुष्प के केंद्र में स्थित होता है। पुष्प के केंद्र में कौन सा भाग स्थित होता है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, पंखुड़ियां, बाह्य दल, कौन सा होता है? तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर है वो पुष्प के केंद्र में स्थित होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, ये स्पष्ट रूप से लाइन दी हुई है कि पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं। तो स्त्रीकेसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। तो ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहे इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। स्क्रीन पर आपको लिंक दिखाई दे रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।